Hello students, welcome to Pharmasapiens. We are here with a new chapter, anti-tubercular drugs. Anti-tubercular drugs ये एक ऐसा चैप्टर है फार्माकोलॉजी का जो ना केवल आपके जीपेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये नाइपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आपके ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में इससे काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुए और आगे भी रिपीट होते रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस चैप्टर को हमको तीन पार्ट में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पहला पार्ट है इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, ट्यूबरकुलोसिस कब स्टार्ट हुआ, ट्यूबरकुलोसिस को किस नाम से जाना जाता था, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का कैसे स्टेप वाइज उसका ट्रीटमेंट डेवलप हुआ, या उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उनको क्या बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है जो आपके नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके जो ड्रग इंस्पेक्टर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, फार्मासिस्ट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। दूसरा पार्ट जो रहेगा इसमें, उसमें हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो वहां पर हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। और तीसरा पार्ट जो रहेगा उसमें हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के। तो तीन पार्ट हमारे हो गए। पहला पार्ट रहेगा हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, और तीसरा पार्ट रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जहां पर हम क्लासिफिकेशन और ड्रग उनके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करेंगे, इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम वो वाला, और तीनों ही पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन रेगुलरली आते रहे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले जो यहां पर हम बात करेंगे वो बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। हिस्ट्री ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। इसके बारे में काफी अलग अलग चीजें हैं, लोगों ने अलग अलग तरह की चीजें बोली हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि ये बोला गया कि ये लगभग 3000 साल पुरानी बीमारी है, कई लोगों ने बोला ये मवीज से आई है ये बीमारी, कई लोगों ने ये बोला है कि जो लोग दफनाए गए थे उनकी बोन से इसका इनिशिएशन हुआ, लेकिन एग्जैक्टली कोई क्लियर नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस कहां से स्टार्ट हुआ। एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें, इन एंशिएंट टाइम इट वाज नोन एज थीसिस, ये साइलेंट है इसमें, इट वाज नोन एज थीसिस व्हिच मींस वेस्टिंग अवे। थीसिस का मतलब क्या है? वेस्टिंग अवे। तो शुरुआत में एंशिएंट टाइम में इसको जाना गया, थीसिस के नाम से जाना गया, जिसका मतलब था वेस्टिंग अवे, जी धीरे धीरे करके वेस्ट होता जाता है, बॉडी धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है, इसको बोला गया थीसिस, बोला गया वेस्टिंग अवे। अगर इंडियन कल्चर में देखें तो इसको जाना जाता था राजयक्ष्मा के नाम से। मतलब अगर देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में बीमारियों को भी इस तरह से सम्मान दिया गया, राजयक्ष्मा के नाम से इसको जाना जाता था। थीसिस वहां पे बोलते थे, यहाँ पे इसको राजयक्ष्मा बोलते थे। इसका सबसे पुराना नाम यही माना जाता है, थीसिस द एंशिएंट नेम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके बारे में उस समय कोई नहीं जानते थे, केवल ये देखते थे कि धीरे धीरे वेट लॉस होता जा रहा है, लोगों में अजीब गरीब सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और अचानक से एकदम उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें उन्हें देखने को मिलती थी, ये सारी चीजें वो जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये क्यों हो रहा है। पहली बार इसको जो डिस्क्राइब किया वो डिस्क्राइब किया हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस ने इसको डिस्क्राइब किया। हिप्पोक्रेटिस he was ancient Greek physician, एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन। उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, उन्होंने बोला, हिप्पोक्रेटिस ने इसको बोला, पल्मोनरी इंफेक्शन मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज वेट लॉस, कफ एंड ब्लड इन स्प्यूटम विच ग्रेजुअली लीड टू डेथ। उन्होंने इसको समझाया, पल्मोनरी इंफेक्शन मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एज वेट लॉस। वेट लॉस यहां पर रहेगा, सिम्टम्स उन्होंने बताया, वेट लॉस,
कफ, लगातार खांसी आते रहना जो हम देखते हैं, एंड ब्लड इन स्प्यूटम, ब्लड इन स्प्यूटम। तो सबसे पहली बार हिप्पोक्रेटिस जो एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, जो कि ये कैसी बीमारी मैनिफेस्ट कर रही है, वहां पे वेट लॉस है, कफ है, ब्लड इन स्प्यूटम, ये सारे जो सिम्टम्स रहेंगे, एंड डेथ फाइनली लेड टू डेथ, और जो फाइनली डेथ कॉज करती है। ये जो बीमारी है, उन्होंने उस समय ट्यूबरकुलोसिस नाम नहीं जानते, उन्होंने बोला कि ये बीमारी इस तरह से डिस्क्राइब की। हिप्पोक्रेटिस जो ग्रीक फिजिशियन माने जाते हैं, तो आप लोगों को शायद पता भी होगा, हिप्पोक्रेटिस को बोला जाता है ट्रेडिशनली, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। ये अच्छे से आपको याद रखना, ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, नाइपर एग्जाम, यहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रेडिशनली हिप्पोक्रेटिस को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस देखें तो सबसे पुराना नाम इसका थीसिस है, जिसका मतलब है व्हिच मींस वेस्टिंग अवे। उसके बाद जो ठीक ठाक तरीके से समझाया, जो पहली बार अगर आप बोलेंगे इसको समझा, किसने समझा, हिप्पोक्रेटिस ने समझा, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, उन्होंने बोला pulmonary infection manifesting itself as weight loss, cough and blood in sputum which relate to death। इसके बाद काफी लंबे समय तक इसके बारे में कोई नहीं जान सका, लोग लगातार मर रहे थे, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था, लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। सिक्सटीन सेंचुरी में दोबारा से इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आई। 16वीं सेंचुरी में जो इटालियन डॉक्टर थे, इटालियन डॉक्टर, उनका नाम था जिरोलेमो फ्रैकेस्टोरो। जिरोलेमो फ्रैकेस्टोरो सिक्सटीन सेंचुरी में इटालियन डॉक्टर जिरोलेमो फ्रैकेस्टोरो, इन्होंने पहली बार एक थ्योरी प्रपोज की जिसमें इस बीमारी का सही कारण निकल के आया। इन्होंने पहली बार बताया कि ये बीमारी किस कारण से हो रही थी। तो इसके पहले लोग अपनी तरफ से अवधारणाएं थी कि ऐसे होता है, ये होता है। कई देशों में लोग उसको देवताओं का श्राप मानते थे, कई देशों में लोग मानते थे कि किसी ने कुछ पाप किए हैं इसलिए ये बीमारियां हो रही हैं। तो अलग अलग, लेकिन लोग एग्जैक्टली ये नहीं जानते थे कि ये क्यों हो रहा है। तो पहली बार जो इटालियन डॉक्टर 16वीं सेंचुरी इटालियन डॉक्टर जिरोलेमो फ्रैकेस्टोरो, उन्होंने बोला दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आई। पहली बार उन्होंने बोला कि ये जो बीमारी होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिसको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं। तो ये पहला बड़ा ब्रेक थ्रू आप मान सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, क्योंकि पहली बार कम से कम पता तो चला कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है। तो यहां पर इटालियन डॉक्टर ने इसको बताया कि उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की कि बीमारी किसके कारण होती है। आगे फिर भी लंबे समय तक इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते, तो उन्हें पता नहीं था कि ये किसके कारण क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, हमारा कंटिन्यू चल रहा है हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सिक्सटीन सेंचुरी के बाद 18वीं सेंचुरी, या हम डायरेक्ट अगर सीधा बोले
1818 1818 में 1818 में अगला एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला इनको। यहां पर बात करेंगे हम फ्रेंच फिजिशियन रेने लेनेक फ्रेंच फिजिशियन। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। ही इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप। उन्होंने स्टेथोस्कोप इन्वेंट किया एंड इट प्लेड अ वाइटल रोल इन डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इन्होंने स्टेथोस्कोप इन्वेंट किया और जो लगभग दिखने में इस तरह से था। पहला स्टेथोस्कोप लगभग इस तरह से था। इन्होंने स्टेथोस्कोप इन्वेंट किया उन्होंने स्टेथोस्कोप एंड इट प्लेड अ वाइटल रोल इन डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मतलब पहली बार ये डायग्नोस करने के लिए पीठ की तरफ, पीछे की तरफ ये लगाते थे स्टेथोस्कोप, और उससे केवल सांस लेने की आवाज के थ्रू उन्हें समझ में आ जाता था कि हाँ ये कंडीशन ट्यूबरकुलोसिस वाली कंडीशन वहां पर बन गई। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने में। फ्रेंच फिजिशियन रेन लेनेक का जो इन्वेंशन था, इससे बहुत बड़ा योगदान मिला ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने में। बट स्टिल नॉट नोन हाउ इट स्प्रेड एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। लेकिन अभी तक ये पता नहीं था कि कैसे ये फैलता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। 1818 में एक और चीज फेमस है, अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री देखें, यूज ऑफ सैनिटोरियम। एक और चीज बहुत फेमस है, यूज ऑफ सैनिटोरियम। यूज ऑफ सैनिटोरियम वाज फैशनेबल। सैनिटोरियम का यूज फैशनेबल हो गया था। लोग रेगुलर सैनिटोरियम का यूज करते हैं। अब सैनिटोरियम क्या है? जिस तरह से अभी जो फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, तो क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते हैं। लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि कई सैकड़ों सालों तक ये बीमारी चली, तो लोगों को इस बारे में पता नहीं था, तो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट जैसे हो रहे थे। तो सैनिटोरियम में वहां पर लोगों को प्रोवाइड किए जाते थे, उन्होंने कुछ वहां पे सुविधाएं थी, जैसे फ्रेश एयर, अच्छे तरीके से आराम, रेस्ट, बैलेंस डाइट क्या जरूरी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट को आइसोलेट करके रख। ये वो समय था कि जब बहुत ज्यादा फैल गया था ट्यूबरकुलोसिस, और ये सबसे ज्यादा बच्चों में फैला था। छोटे छोटे बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा फैल गया था, और ये बड़ा खतरनाक था, क्योंकि जब स्कूल गए बच्चे, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कोरोना टाइम पे, उनका पहला प्रेफरेंस ये है कि बच्चों के स्कूल बंद रखे जाएं। बच्चों के स्कूल वो बंद रख रहे हैं क्योंकि बच्चों में उनका मानना है कि भीड़ में ये तेजी से फैलेगा। तो उस समय भी बच्चों में ये तेजी से फैलता था, तो उन्होंने जिन बच्चों को हो गया है, जिस भी किसी बच्चे को हो गया है, तो उसको ले जाके वो सैनिटोरियम सेंटर में रखते थे। सैनिटोरियम सेंटर में उनको फ्रेश एयर, मतलब शहर से काफी दूर बने रहते थे ये सेंटर, अच्छी तरीके से आराम मिलता था, बैलेंस डाइट मिलती थी। लेकिन सबसे जो डेंजरस पार्ट जिसका आप एस्पेक्ट बोल सकते हैं, सबसे खतरनाक पक्ष आप इसका जो बोल सकते हैं, आइसोलेट करके रखा जाना। कई ऐसी कहानियां आती है उस समय की कई बच्चे 5 साल की एज में जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उनको उनके घर वाले ही छोड़ने के लिए जा रहे हैं वहां पे, और जब घर वाले उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं वहां पे, तो उन छोटे बच्चों को ये पता भी नहीं रहता था कि हमें यहाँ पर क्यों ले जाया जा रहा है। वो खेलते हुए आसानी से वहां चले जाते थे,
बाद में उन्हें पता चलता था कि अब उन्हें अपने घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। कई कई बार तो सालों तक उनके घर वाले उनसे मिलने नहीं आते थे। उन्हें वहां पे 3 साल रुकना पड़ता था, 5 साल रुकना पड़ता था। कई तो केस ऐसे हैं वहां पे कि जिसमें 13-13 साल पेशेंट सैनिटोरियम सेंटर में रुका। तो उस समय वो सारी चीजें जो वो दे सकते थे, फ्रेश एयर, रेस्ट, बैलेंस डाइट और पेशेंट को आइसोलेट करके रखना, और जो भी उनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल था, व्हाट मे बी द बेस्ट ट्रीटमेंट, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट उनके पास अवेलेबल था उससे वो वहां पर ट्रीटमेंट करते थे। जो भी उनके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल था उससे वो ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर रहते थे वहां पर, उसका ट्रीटमेंट करते थे। तो कई बार हम कई परेशानियों से घबरा जाते हैं कि सैनिटोरियम सेंटर में रखा जाता है या ये क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है, फिलहाल जब हम कोरोना की बात करें। लेकिन आप यहां पर देखें कि सैनिटोरियम सेंटर में कितने सालों तक, महीनों की बात नहीं कर रहे, दिनों की बात नहीं कर रहे, सालों की बात कर रहे हैं कि घर से दूर, परिवार वालों से दूर पेशेंट को रहना पड़ता था। तो ये भी क्लियर नहीं था कि वो ठीक होगा या नहीं। तो 1818 की ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर निकल के आई। एक तो इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप और दूसरा यूज ऑफ सैनिटोरियम सेंटर। सैनिटोरियम सेंटर का यूज उस समय किया जाता था। खैर, लंबे समय तक ये चीजें वहां पे लगी रही, लंबे समय तक लोग इनका यूज करते रहे। यहां पर अगला जो बड़ा ब्रेक थ्रू मिला वो मिला 1882 में। 1882 में एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला उनको, एक मेजर ब्रेक थ्रू यहां पर निकल के आया। और यहां पर साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कॉक। कई लोग रॉबर्ट कोच भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, जो आप बोलना चाहें। तो रॉबर्ट ने पहली बार ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा माइक्रोब है। जैसे जो इटालियन डॉक्टर थे वो ये बता चुके थे कि एक माइक्रोब है। रॉबर्ट कॉक ने पहली बार बताया कि कौन सा माइक्रोब है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहां पर निकल के आया कि जो माइकोबैक्टीरियम है आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज ट्यूबरकुलोसिस। इन्होंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। इन्होंने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद लोगों को बताया कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी इन्होंने शेयर नहीं की। उसका बहुत बड़ा कारण ये था, उस समय जो रॉबर्ट कॉक थे, ये हम सभी को पता है, ही वाज जर्मन फिजिशियन। और इसके पहले भी ये काफी बड़ा इनका नाम था, काफी बड़े ये काम कर चुके थे। इसके पहले इन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलस की भी खोज की थी। एंथ्रेक्स बैसिलस के बारे में उन्होंने पता लगाया था, लेकिन इनके जो कट्टर प्रतिद्वंदी थे, जिनसे बहुत भयंकर इनका कंपटीशन था, लुईस पास्चर, फ्रेंच साइंटिस्ट, तो इन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलस की खोज की थी और लुईस पास्चर ने उसके ऊपर वैक्सीन निकाल लिया। तो इस बार रॉबर्ट ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि वो कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, वो कुछ ऐसे मेहनत करें और उसका जो फायदा है किसी दूसरे साइंटिस्ट को मिल जाए। दूसरा एक और बड़ा वो यह था, यहाँ पे बहुत बड़ी राइवलरी थी दोनों के बीच में। इसका कारण था दोनों की कंट्रीज, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, इन दोनों के बीच में काफी तनाव रहता था उस समय। आप तनाव का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पास्चर का जो इकलौता लड़का था उसको भी उसने जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए युद्ध में भेज दिया था। तो तनाव काफी चरम पे रहता था उन दोनों देश के। अगर एक देश का साइंटिस्ट कुछ बड़ा कर रहा है तो वहां पे कंपटीशन हो जाता था कि हमें भी कुछ बड़ा करना है। तो रॉबर्ट ने अपनी खोज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्लोज वहां पे नहीं किया। इन्होंने, गवर्नमेंट ने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और काफी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। इन्होंने अपना सेंटर वहां पर डेवलप कर लिया, जर्मनी में सेंटर डेवलप कर लिया, उसके ऊपर ये काफी रिसर्च करने लगे। कुछ समय बाद इन्होंने ये दावा किया कि इन्होंने मेडिसिन तैयार कर ली है ट्यूबरकुलोसिस की, और उसको इन्होंने नाम दिया ट्यूबरक्यूलिन।
और ये वो समय था कि ये सुन के वहां के लोग बिल्कुल पागल हो गए, बिल्कुल मतलब इनको भगवान मानने लगे। काफी लोग, जब इन्होंने पहला अपना डेमो दिया था तो काफी लोग इकट्ठे हुए थे, और जो पेशेंट जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे उनको इनके पास आने लगे, ये उनके ऊपर इनके पास में जाने लगे, उसका ट्रीटमेंट, ट्यूबरकुलिन से ट्रीटमेंट भी करने लगे। लेकिन इन्होंने ट्यूबरकुलिन के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया कि ट्यूबरकुलिन क्या है। इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि ट्यूबरकुलिन क्या है, ट्यूबरकुलिन के बारे में बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं किया। अब ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उनका ही मानना था वो डिस्क्लोज करेंगे तो अभी आगे इसके ऊपर जो काम हो रहा है वो काम होना यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ना ट्यूबरकुलिन के बारे में कौन सी मेडिसिन है, कौन सा उसमें ड्रग है, कौन सा मॉलिक्यूल, के बारे में उन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। उनके कुछ इनिशियल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए। उन्होंने लोगों को जो गांठें निकल आई थी, जो नोट्स निकल आए थे, उसमें उन्होंने ट्यूबरकुलिन जो उनकी मेडिसिन थी उसको इंजेक्ट किया। थोड़े समय बाद वो बैठ गई तो लोगों को वहां पर रिलीफ मिलने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही, कुछ महीनों बाद ही जो पेशेंट जिनको उन्होंने ट्रीट किया था वो मरने लगे। उनमें कई तरह की एलर्जिक रिएक्शन वहां पर होने लगी, रेसेस होने लगे, एबनॉर्मल तरीके से उनको तबीयत बिगड़ने लगी, कई तरह के एबनॉर्मल रिएक्शंस उनकी बॉडी में आने लगी। और कई पत्रकारों ने उसको आइडेंटिफाई किया और इनके ऊपर फिर प्रेशर पड़ा, इनके ऊपर प्रेशर पड़ा कि आप बताएं कि ये ट्यूबरकुलिन क्या है, क्योंकि ना तो इससे लोग ठीक हो रहे हैं, इवन जिनको आपने ट्यूबरकुलिन दिया था उससे इनकी बीमारी भी बढ़ने लगी है और कंडीशन और खराब होने लगी है। तो फाइनली इनको मजबूरी में लोगों के सामने एक्सेप्ट करना पड़ा उनको कि ट्यूबरकुलिन में कोई ड्रग नहीं है, सिंपल ये ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट है, उसी का जो बेसिक स्पीसीज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, उसी का ये ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट है जो उन्हें लगता था कि उसके अगेंस्ट काम करेगा। और ये बात बिल्कुल आपकी तरफ फैल गई, रातों रात इनको अपना देश छोड़ना पड़ा और अपने देश, खुद के देश में रहना इनके लिए बड़ा खतरनाक हो गया। तो ये एक राइवलरी थी इन दोनों के बीच में, जिसका कारण ये रहा कि एक बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने एक बड़ा काम किया था, काफी बाद में उनको बदनामी झेलनी पड़ी काफी बार लोगों बाद में, क्योंकि काफी लोग मरे उसके बाद जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ट्यूबरकुलिन वाला एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब ये चीज यहां पर क्लियर हो गई कि ये जो बीमारी है इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं निकल पाया था। 19वीं सेंचुरी आते तक अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें, अगर 19वीं सेंचुरी की बात करें तो यहां तक आते आते कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ था, कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। हाँ, लेकिन ये कुछ हद तक आइडिया हो चुका था कि ये कैसे फैलता है। तो लोगों में ये समझ हो गई थी कि हमें सफाई से रहना है, हमें किस तरह से रहना है कि ताकि ये कम से कम फैले। तो 19वीं सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल गई। एक तो इसका नाम, एक अलग नाम से ये जाना गया 19वीं सेंचुरी में, इट वॉज कॉल्ड व्हाइट प्लेग। ये व्हाइट प्लेग के नाम से जाना गया 19वीं सेंचुरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्हाइट प्लेग के नाम से जाना गया। ये आपके नाइपर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस डिजीज वाज आल्सो नोन एज व्हाइट प्लेग। तो बेटा आपको अच्छे से याद रखना है, व्हाइट प्लेग जो है, व्हाइट प्लेग किसको बोलते हैं हम? ट्यूबरकुलोसिस को ही व्हाइट प्लेग हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, यहां पर ये भी कुछ चीजें इंप्रूव हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन एंड हाइजीन, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि अगर हम लिविंग कंडीशन को थोड़ा सा बेटर बनाएंगे, हाइजीन वहां पर मेंटेन करेंगे, दैट विल रिड्यूस स्प्रेड ऑफ डिजीज। सो देयर वाज इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन एंड हाइजीन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीज। उन्हें पता था कि अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, लिविंग कंडीशन हम बेटर रखेंगे, बेटर लिविंग कंडीशन अगर हम रखेंगे, बेटर लिविंग कंडीशन हम रखेंगे, तो वहां पे स्प्रेड ऑफ डिजीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। 19वीं सेंचुरी में और भी बहुत सारी मजेदार चीजें हुई यहाँ पे। इसका काफी ग्लैमराइजेशन हुआ इस बीमारी का। मूवीज में हीरो को ट्यूबरकुलोसिस होते हुए दिखाया, हीरोइन को ट्यूबरकुलोसिस होते हुए दिखाया, लोगों की सिंपैथी बढ़ जाती थी।
काफी एक्टर्स ने ये इस तरह के रोल प्ले किए, उनकी सिंपैथी बढ़ जाती थी हीरो के साथ में, और काफी कहानियों का भाग रहता था ये कि ट्यूबरक्लोसिस से हीरो मर रहा है, हीरोइन उससे मिलने नहीं आ रही, इस तरह से काफी बीमारियों हर देश में लगभग यहाँ पे रहता था। जैसे अगर आप भारत में देखें तो भारत में जो समय देवदास बनी उसमें इसका उपयोग किया गया, काफी मूवीज में यहाँ पे उपयोग किया गया, इसका चीज का उपयोग किया गया। और उसमें मजेदार चीज है, हिस्ट्री में कई जगह इसके बारे में लिखा है कि उस समय की कई लेडी अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा मेकअप करती थी कि उनको देख के लगे कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। मेकअप करना इंडिया में भी कई लोग बोलते हैं कि जब इस तरह का कुछ मूवीज में दिखाया गया तो कई लोग ओवरकोट पहन के, केएल सहगल की तरह ओवरकोट पहन के खांसते हुए गली गली में घूमते रहते थे जहां उनकी प्रेमिका रहती है, ताकि उनके ऊपर थोड़ा सा सिंपैथी हो जाए, उनसे थोड़ी सी सिंपैथी हो जाए। तो हर चीज का एक मजेदार पहलू होता है। खैर, अगर हम 1921 की बात करें, 1921 की अगर हम बात करें, इस समय एक बड़ा काम हुआ, डेवलपमेंट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन यहां पर डेवलप हुआ और इसको मेडिकली यूज किया गया। इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम बोविस, इसको माइकोबैक्टीरियम बोविस से डेवलप किया गया था, विच इज कॉमनली फाउंड इन काउस, काउस में जो मिलता है। सो बीसीजी was originally developed from Mycobacterium bovis and which is commonly found in cows, cows में पाया जाता है। तो BCG वैक्सीन वहां पर डेवलप किया है। BCG मींस Bacillus calmette-guerin, तो Bacillus calmette-guerin वैक्सीन वहां पर डेवलप किया गया और ये बहुत बड़ा वो था। और आज भी आप देखते हैं कि काफी कंट्रीज में तो बंद कर दिया, लेकिन इंडिया में आज भी BCG वैक्सीन रेगुलर दिया जाता है। कई लोगों का ये मानना है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि भारत में कोरोना पेशेंट की डेथ कम इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भारत में अभी भी रेगुलर बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। खैर, रियलिटी कोई नहीं जानता है, लेकिन लोगों के अलग अलग कयास है इस बारे में कि क्या कारण यहां पर हो सकता है। खैर, लोग लगातार आगे बात कर रहे थे, ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, अलग अलग मेडिसिन वहां पर दे रहे थे ट्रीटमेंट में, लेकिन कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी जिसको आप बोल सको कि हाँ ये एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है। 1944 में 1944 में, और इसके बारे में हम बेसिक ऑफ कीमोथेरेपी में अगर हम पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में जानते हैं। 1944 में वैक्समैन ने डेवलप की मेडिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन डेवलप की और स्ट्रेप्टोमाइसिन डेवलप करने से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। मतलब आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की जो थेरेपी पढ़ रहे हैं हम, उसकी शुरुआत 1944 में हुई थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन उस समय डेवलप हो गई थी। इसने काफी अच्छा इफेक्ट शो किया ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, लेकिन इसी पर्पज में इसका यूज होते होते काफी लगभग 3 साल लग गए। इन 1947 it was introduced for the treatment of tuberculosis। मतलब जब भारत आजाद हुआ तब इसको ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए पूरे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सका और एक ठीक ठाक इफेक्ट शो किया स्ट्रेप्टोमाइसिन ने। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1952 में जब आइसोनियाजाइड डेवलप किया गया, 1952 में जब आइसोनियाजाइड डेवलप किया गया तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज भी बढ़ गया, क्योंकि आइसोनियाजाइड के साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन ने बहुत अच्छा इफेक्ट शो किया। तो आप ये बोल सकते हैं
After the development of isoniazid, streptomycin was used in full potential to accompany it. आइसोनियाजाइड के साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन का फुल पोटेंशियल से यूज हो पाया। अकेले वो यूज हो रहा था, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं था, उतना अच्छा इफेक्ट शो नहीं कर रहा था वो अकेले। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में दिया गया, आइसोनियाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया गया, तब मेन यूज इसका यहां पर निकल के आया। बहुत बढ़िया तरीके से ये यूज हुआ जब ये आइसोनियाजाइड का बहुत बढ़िया, मतलब आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि यहां शुरुआत हो चुकी थी, यहां शुरुआत हो चुकी थी जब आप मल्टी ड्रग यूज कर रहे हैं। तो मल्टी ड्रग थेरेपी की एक तरह से यहां पर शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो अकेला इतने पोटेंशियल में इफेक्ट शो नहीं कर रहा था ट्यूबरकुलोसिस के लिए, आइसोनियाजाइड के साथ कई गुना बेहतर इफेक्ट शो कर रहा था, बहुत अच्छा एनर्जी शो कर रहा था अगर उसको आइसोनियाजाइड के साथ में दिया गया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनियाजाइड का ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन था, आइसोनियाजाइड का और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन। अब अगर हम यह बात करें यहाँ कि स्ट्रेप्टोमाइसिन होकर डेवलप हो गया, आइसोनियाजाइड डेवलप हो गया, अब इससे एक बहुत बड़ा सभी को आइडिया मिल गया कि हाँ इस तरह से मेडिसिन यूज की जा सकती हैं, और काफी मेडिसिन इस पर्पज में इस तरह से यूज होने लगी, इस तरह से काम करने लगी। जैसे 1954 में पायराजिनामाइड, अब पायराजिनामाइड 1954 में डेवलप हो चुकी थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि काफी बाद में इसका उपयोग किया गया, ये बहुत काफी बाद में इसका यूज किया, ऐसा नहीं 1954 में। इसके उपयोग से लेके लोगों के मन में संदेह था, लोगों के देवर नॉट हैविंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पायराजिनामाइड, You were not assured about pyrazinamide, वो पूरे तरीके से एश्योर नहीं थे पायराजिनामाइड के, तो तुरंत उन्होंने उपयोग चालू किया। काफी बाद में इसका उपयोग स्टार्ट हुआ। 1961 की बात करें तो 1961 में इथाम्ब्यूटॉल ये डेवलप हो गया, यूज होने लगा ट्यूबरकुलोसिस में। 1962 में रिफाम्पिसिन, ये डेवलप हो गया, ये यूज होने लगा। तो ये सारी मेडिसिन डेवलप हो गई, यूज हो गई। और इन सभी मेडिसिन में खासियत ये थी कि इनके इफेक्ट अच्छे थे और कंपैरेटिवली एडवर्स इफेक्ट कम थे। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में। और एक आप ये बोल सकते हैं कि उस समय ट्यूबरकुलोसिस लगभग इन्होंने खत्म ही कर दिया था, ये मेडिसिन ऐसी थी। और इन सारी मेडिसिन को बोला गया फर्स्ट लाइन ड्रग बोला गया। तो ये सारी जो मेडिसिन है इनको फर्स्ट लाइन ड्रग बोला जाता है। जो उस समय की गाइडलाइन थी, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइन थी, उसके अकॉर्डिंग इनको फर्स्ट लाइन ड्रग्स बोला गया। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में ऐसे ड्रग्स जिनका इफेक्ट अच्छा है और एडवर्स इफेक्ट कम। तो इनमें अगर हम देखें तो जो ड्रग्स थे यहां पे वो थे, सबसे पहले जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आया, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद में आइसोनियाजाइड आया। आइसोनियाजाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन को कॉम्बिनेशन में यूज किया गया। इससे एक सक्सेसफुल वो निकल के आया कि कॉम्बिनेशन में ये ड्रग बहुत बढ़िया इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन। तो ये 1962 तक आप बोल सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखोगे? क्या डेवलप हो चुका था? पेरिस डेवलप हो चुका था। पेरिस से आपको याद रखना है फर्स्ट लाइन ड्रग पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो 1962 तक पेरिस डेवलप हो चुका था। ये सारी जो ड्रग्स थे आपके ये डेवलप हो चुकी थी, उन्होंने बढ़िया इफेक्ट शो किया। So we can say in developed countries of that time finally able to forget the disease. उस समय की जितनी भी जो डेवलप कंट्री थी एक तरह से वो भूल गई थी कि ट्यूबरकुलोसिस नाम की भी कोई बीमारी होती है। 1962 तक अधिकतर डेवलप्ड कंट्रीज में लगभग ये खत्म हो गया था।
और किसी ने सोचा नहीं था कि ये बीमारी दोबारा से आएगी, और ये बीमारी दोबारा से फिर से रिसरफेस हुई 80s में। 1980s में ये फिर से सरफेस, इट इज रीसरफेस्ड अलोंग विथ एड्स एपिडेमिक। एड्स के साथ में ये रीसरफेस हुई दोबारा से, क्योंकि जो एड्स पेशेंट थे उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज रहता था, उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज रहता था, और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होने से ये होता था कि उनमें ये बीमारी दोबारा से होने लगी, और दोबारा से ये कई कंट्रीज में फैलने लगा, जिसको लोग ये मान के चल रहे थे कि ये लगभग खत्म हो गई है, अब ये दोबारा से हो रहा है, बिकॉज पीपल लिविंग विथ HIV हैव वीक immune system and so they are more susceptible for tuberculosis। वो वीक इम्यून सिस्टम रखते हैं, इसलिए उनमें ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज्यादा थे। और इसके बाद इसने दोबारा पैर पसार लिए, दोबारा ये बीमारी फैलने लगी, और कई कंट्रीज में ये अभी तक है। कई कंट्रीज में तो इसके पेशेंट बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं, लेकिन स्टिल कई कंट्रीज में ये है, और कई कंट्री इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर का काम करती हैं। इनमें से एक कंट्री है इंडिया। 2012 में जब उन्होंने देखा कि इंडिया में इसके पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2012 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बीमारी को डिक्लेयर किया। They declared this is a notifiable disease। They declared is a notifiable disease। Notifiable disease means अगर किसी कोई बीमारी है तो उसको नोटिफाई करना जरूरी है, उसको गवर्नमेंट को उसमें आना जरूरी है। ये नहीं कर सकते आप, इसको गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकते हैं, ताकि इसको दूसरी जगह फैलने से रोका जा सके। लेकिन अभी भी लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही थी। जैसे उसके बाद की अगर हम रिपोर्ट देखें, 2014 की अगर हम रिपोर्ट देखें, तो 2014 की रिपोर्ट में India was the highest contributor of tuberculosis patient। India was the highest contributor of tuberculosis patient। इंडिया में लगभग उस समय 22 लाख पेशेंट है, 22 लाख पेशेंट। 22 लाख पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और लगभग 600 पीपल डाइज एवरी डे। लगभग 600 लोग रोजाना मरते थे, और अभी भी कंडीशन बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। आज भी अगर देखें तो ये बीमारी है जिससे अभी भी सैकड़ों लोग पर डे मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। तो कई बार हमें जो आंकड़े बताए जाते हैं कोरोना के कितने लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हाँ, घबराने की जरूरत है, लेकिन इतनी ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनसे सैकड़ों लोग पर डे मरते हैं। बस हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हर बीमारी में हमें ये क्लियर हो गया कि कौन कौन सी चीजों से बचाव करना है, तो उनसे अगर हम बच के रहें तो फिलहाल तो उनसे बचा ही जा सकता है। अगर हम कोरोना की बात करें तो यहां पर जैसे हम देखा, ये 2014 का आंकड़ा है कि लगभग 22 लाख पेशेंट थे, जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर माना गया ट्यूबरक्लोसिस में, और जहां पर 600 लोग पर डे मरते थे इंडिया में। यहां पर 2016 में गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन को रिवाइज किया। इन गाइडलाइन को बोला जाता है RNTCP गाइडलाइंस। RNTCP गाइडलाइन जो है, RNTCP मींस रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है, ये प्रोग्राम 1997 में स्टार्ट हुआ था।
1997 ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। उन्होंने 2016 में फिर से इसको रिवाइज किया था, RNTCP गाइडलाइन। वैसे आजकल हम इसको RNTCP को बोलते हैं NTEP, इसको रीनेम किया गया था NTEP के नाम से, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसको रिवाइज किया गया 2016 में। WHO ने भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन दी 2016 में, और इन्होंने मिला के कुछ गाइडलाइन की, उन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रीटमेंट में भी चेंज आया। तो आप जो केडी त्रिपाठी जो आपकी बुक है उसमें जो आप एक नया क्लासिफिकेशन देखते हैं, ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन देखते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ये जो ट्रीटमेंट के हिसाब से जो क्लासिफाई वहां पे किया है वो इन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वहां पर चेंज किए गए हैं। RNTCP गाइडलाइन और WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चेंज करके वो ट्रीटमेंट में भी चेंज किया गया है। तो काफी जो ड्रग लगातार डेवलप होते गए। शुरुआत में जो ड्रग जैसे हमने देखा था उनको फर्स्ट लाइन बोला गया था, बाद में कुछ ड्रग डेवलप हुए जिनमें पोटेंसी उतनी अच्छी नहीं थी, एडवर्स इफेक्ट थोड़े से ज्यादा थे, उनको सेकंड लाइन में बोला गया। उनका केवल उपयोग इतना था कि फर्स्ट लाइन के साथ में वो कॉम्बिनेशन दिए जाते थे। मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट MDR थेरेपी है उसमें वो दिए जाते थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई कि 80s में जब ये बीमारी दोबारा रिसरफेस हुई तो कई देश जहां पे ये जो पेशेंट ज्यादा थे, एड्स पेशेंट ज्यादा थे, HIV पेशेंट जहां पर ज्यादा थे, वहां पे दोबारा से ये बहुत तेजी से इसने ये फैली ये बीमारी। और इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आई वो प्रॉब्लम थी कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुई जिन्होंने ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था, और ये इसके ट्रीटमेंट में सबसे खतरनाक बात मानी जाती है। ऑर्गेनिज्म ने ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था। ऐसे कुछ पेशेंट देखे गए उस दौरान कि पेशेंट को जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिला, पेशेंट को लगा कि वो ठीक हो रहा है, उसको लगा कि हाँ पहले से बेटर हूं, तो उसने मेडिसिन लेना बंद कर दिया। मेडिसिन लेना बंद कर दी, उसके बाद ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो अब वो ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो ड्रग आप यूज नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पे सेकंड लाइन ड्रग ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेन ड्रग की टॉक्सिसिटी कम करने के लिए भी सेकंड लाइन ड्रग ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे अगर हम बात करें रिफाम्पिसिन का लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट देना है तो बीच में कुछ समय के लिए हम रिफाम्पिसिन को हटा के उससे कम पोटेंट ड्रग जो उसका राइफाब्यूटेन है वो साथ में कॉम्बिनेशन में हम देने लगते हैं। तो सेकंड लाइन ड्रग का अपना एक इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग जो बेसिक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में जो दिया जाता है, फर्स्ट लाइन ड्रग सेकंड लाइन ड्रग, आजकल उन्होंने नई गाइडलाइन के हिसाब से उसको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ऐसा अलग अलग उन्होंने वहां पे ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया है। रिसेंटली डेवलप जो ड्रग है, जो बिल्कुल रिसेंटली डेवलप किए गए हैं, जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं, इनको नाइपर वाले, इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखें, जो नाइपर वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो अच्छे से याद रखें। 2 ड्रग हैं यहाँ पे जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं एंटीट्यूबरकुलर थेरेपी में। एक है आपका बेडाक्विलिन और दूसरा है डेलामेनेट। इन दोनों ड्रग के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, खासकर नाइपर वाले जो लोग हैं उनको अच्छे से याद रखना है। बेडाक्विलिन और डेलामेनेट ये जो नए रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग हैं जिनको इंक्लूड किया गया है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में इंक्लूड किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का। फर्स्ट पार्ट में हमें ये याद रखना था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में कि ये ड्रग्स जो हैं इनकी शुरुआत कहां से हुई, उसके पहले क्या कंडीशन थी। हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जिसको हमने हिस्ट्री वाले पार्ट में कवर किया है। अगर हम एक बार शुरू से अगर देखें इसको, तो शुरुआत हुई आपका जब इसको फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, उसके बाद हिप्पोक्रेटिस ने इसको आइडेंटिफाई किया, डिस्क्राइब किया। उन्होंने, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन को बोला जाता है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, इसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद सबसे पहले 16वीं सेंचुरी इटालियन डॉक्टर ने इसके बारे में बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। उसके बाद इसको डायग्नोसिस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया स्टेथोस्कोप जो इन्वेंट हुआ 1812 में। उस समय सैनिटोरियम सेंटर यूज हो रहे थे। सबसे पहली बार रॉबर्ट कुक ने इसको बताया कि
माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। पहली बार अगर ड्रग की बात हम करें, इसको व्हाइट प्लेग के भी नाम से जाना गया। ड्रग की अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद आपका आइसोनियाजाइड, उसके बाद पायराजिनामाइड है, उसके बाद आपका एथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन है। ये फर्स्ट लाइन ड्रग वहां पर डेवलप हुए, बाद में सेकंड लाइन ड्रग डेवलप हुए, तो फर्स्ट लाइन ड्रग के साथ में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट रहेगा हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। पैथोफिजियोलॉजी ट्यूबरक्लोसिस नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीसरा पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आप जो भी जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखें। उसको पढ़ने के लिए जो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आप देखते रहें। खासकर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अपना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बनाए रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।